दोस्तों नमस्कार, विकल्प वाणी सच्चाई की खोज में आपका स्वागत है। आज का वीडियो शुरू करने से पहले आपको हम कुछ दिखाना चाहते हैं। यह एक स्लम बस्ती है, दक्षिण दिल्ली की एक स्लम बस्ती। ऐसी स्लम बस्तियां सिर्फ दिल्ली में नहीं, देश के विभिन्न प्रांतों में आपको मिल जाएंगी। इसमें रहने वाले लोगों के बारे में समाज में ऐसा प्रचार है कि गैर कानूनी तरीके से ऐसी बस्तियों में बस जाते हैं। ये टैक्स पेयर नहीं होते हैं। इन बस्तियों में नशे का खुलेआम व्यापार होता है, जिससे समाज में अपराध बढ़ता है। यहाँ पर रहने वाले लोगों के बारे में ऐसा प्रचार होता है कि अनपढ़ होते हैं, ये नशेड़ी और जेब कतरे होते हैं। यहाँ पर रहने वाले लोगों को देखकर ऐसा नजरिया समाज में बनाया जाता है, लेकिन इन नजरियों को बदलने का प्रयास करते हुआ एक आर्टिकल विकल्प वाणी टीम को फेसबुक पर मिला। उस लेख को लिखने वाले कवि, लेखक और पेशे से टीचर प्रदीप चौहान जी आज हमारे बीच में हैं। उनसे हम खास बातचीत करेंगे इन स्लम बस्तियों के बारे में। विकल्प वाणी सच्चाई की खोज। प्रदीप चौहान जी, हमारे YouTube चैनल विकल्प वाणी में आपका स्वागत है। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहता हूँ कि जो आपने जो स्लम वर्ड यूज़ किया, मैं तो ये मानता हूँ कि स्लम वर्ड ही एक डोमिनेटिव वर्ड है, ये यूज़ नहीं करना चाहिए, बिकॉज इससे गलत मैसेज आता है। आमतौर पे देखा जाए तो ये एक ऐसी जगह है जहाँ बहुत कम रिसोर्सेज का यूज़ करके गवर्नमेंट से बहुत कम चीज़ें लेकर ज़्यादा से ज़्यादा देने की कोशिश की जाती है। यहाँ लेबर बसते हैं जो कंपनियों में काम करते हैं, तमाम तरह का टैक्स देते हैं। तो ये जो वर्ड है इसको थोड़ा सा मेरा मानना है कि थोड़ा सा डोमिनेटिव वर्ड है, थोड़ा इस पे ध्यान देना चाहिए, स्लम नहीं कहना चाहिए। वो ठीक है, आपकी बात ठीक है, लेकिन जो आमतौर से समाज में प्रचार है या कहीं ना कहीं सच भी है कि ये यहाँ के जो लोग हैं वो टैक्स पेयर नहीं होते हैं, वो गैर कानूनी तरीके से बसे हुए, ये भी तो कहा ही जाता है और समाज में ये सच भी है। जो आपने ये बात कही ना कि टैक्स पेयर नहीं है, वो बिल्कुल मैं उसको खारिज करता हूँ, क्योंकि आप अगर देखिए तो यहाँ पे कम क्षेत्रफल में ज़्यादा से ज़्यादा लोग रहते हैं। जहाँ पे ज़्यादा लोग रहते हैं इसका मतलब है कि वो ज़्यादा चीज़ों को यूटिलाइज करते हैं, उसका यूज़ करते हैं। तो चाहे वो नमक खरीदें, माचिस खरीदें या कुछ भी खरीदते हैं, उसमें वो टैक्स देते हैं। टैक्स डायरेक्ट हो सकता है या इनडायरेक्ट हो सकता है। एक एग्जांपल से समझ सकते हैं कि अगर आप बात करें कि यहाँ के किसी भी दिल्ली में किसी पॉश इलाके की अगर बात करें, वहाँ 1000 गज में कितनी फैमिलीज रहती हैं? 4, 5 या 8 फैमिलीज रहती हैं। उसी क्षेत्रफल में यहाँ 50 से ज़्यादा फैमिलीज रहती हैं। यहाँ के यूथ बाइक्स का यूज़ करते हैं, कुरियर का काम करते हैं, फील्ड बॉय का काम करते हैं। इसका मतलब बाइकें चलती हैं, पेट्रोल लगता है। पेट्रोल लगता है तो पेट्रोल खरीद कर गवर्नमेंट को टैक्स दिया जाता है। हमारे यहाँ के लोग अगर मेट्रो से सफ़र करते हैं, टैक्स देते हैं। अब हर एक चीज़ में यहाँ के लोग कंट्रीब्यूट करते हैं। और दूसरी चीज़, अगर टैक्स की हम बात करते हैं तो इसको हम दूसरे भाषा में समझे तो क्या होता है कि हम डायरेक्ट या इनडायरेक्ट तरीके से देश की जीडीपी को सहयोग करते हैं। यहाँ अगर मैं ओखला इंडस्ट्रियल एरिया में संजय कॉलोनी जैसे झुग्गी बस्तियों की बात करूँ, तो यहाँ के लोग जो वेस्ट मटेरियल होता है, जो कंपनियों का जो कतरन होता है, कचरा जिसको हम बोलते हैं, उन वेस्ट मटेरियल को लेकर आते हैं। उससे अपने लिए रोजगार, एक बिजनेस, एक स्वरोजगार पैदा करते हैं। और साथ साथ उस वेस्ट मटेरियल को अलग अलग करना, उस कतरन को अलग अलग करने में सैकड़ों महिलाओं को रोजगार देते हैं। तो एक तरह से रोजगार देने का, रोजगार सृजन करने का काम करते हैं। उस जो कतरन, जो वेस्ट मटेरियल होता है, उसको रिसाइकलिंग के लिए, उसको अलग अलग करके, उसको उसकी क्वालिटी, उसके क्वांटिटी के आधार पे उसको अलग करके और वापस रिसाइकलिंग के लिए भेजा जाता है। तो रिसाइकलिंग में हमारे लोग मदद कर रहे हैं। दूसरा, अपसाइकलिंग किया जाता है। आप देखेंगे कि उस जो वेस्ट मटेरियल है, जो कतरन है, उससे दरियाँ बनाई जाती हैं, उससे स्कर्ट्स बनाए जाते हैं। तमाम तरह के जो डिज़ाइनर क्लोथ्स हैं, जो कपड़े हैं, वो डिज़ाइन किए जाते हैं और सीलमपुर और दूसरी जगह भेजा जाता है। तो हमारे यहाँ के लोग कंट्रीब्यूट कर रहे हैं देश की जीडीपी में भी और टैक्स के रूप में भी। आप किसी भी तरह से ले लीजिए कि हमारे लोग बिल्कुल अपना सहयोग दे रहे हैं देश की जीडीपी को बढ़ाने में। और दूसरी जो बात आपने कही कि ऐसा गलत प्रचार किया जाता है कि यहाँ के लोग गैर कानूनी तरीके से बसे हुए हैं, बिल्कुल मैं इसको खारिज करता हूँ कि किस बेस पे ये कहा जा सकता है कि यहाँ के लोग गैर कानूनी बसे हुए हैं। आप 80s का दौर याद करिए, जब यहाँ पे इनको बसाया गया था, उसमें क्या था कि कंपनी मालिकों को, आप गौर करेंगे तो देखेंगे कि ज़्यादातर जो स्लम एरियाज़ हैं, जो झुग्गी बस्तियाँ हैं, वो इंडस्ट्रियल एरियाज़ या एनटीपीसी या इस तरह के कंपनी कारखानों के आसपास ही बसे हैं। ये जब 80 का दौर था, उस समय
कंपनी मालिकों को सस्ते में लेबर चाहिए थे, लंबे टाइम तक टिकने वाले लेबर चाहिए थे, तो उसलिए उन्होंने पॉलिटिशियंस की मदद लेकर, कंपनी मालिकों और पुलिस का मदद लेकर, पुलिस की साठ वाट से इन कॉलोनियों को बसाया गया ताकि सस्ते में लेबर मिल सके। दूसरी चीज़ कि यहाँ पे कम आबादी में, कम क्षेत्रफल में ज़्यादा लोग बसते हैं। इसका मतलब पॉलिटिशियंस को ज़्यादा फ़ायदा है क्योंकि हर एक बंदा यहाँ पे वोट देता है, सब वोट करते हैं, सरकारें चुनते हैं। तो एक वोट बैंक के लिए भी इसको बसाया गया था। तीसरी बात कि हर बंदे के पास, हर एक यहाँ रहने वाले के पास आधार कार्ड है, आई कार्ड है, राशन कार्ड है, तो गैर कानूनी कैसे? और दूसरी एक और चीज़ जो मैं कहना चाहता हूँ कि गैर कानूनी कैसे आप बोल सकते हैं कि भाई ये क्या कोई पाकिस्तान से आए हुए लोग थोड़े ही हैं, ये तो इसी देश के नागरिक हैं ना। तो अगर यूपी, बिहार या दूसरे राज्यों से आकर यहाँ बसते हैं तो ये यहाँ काम करते हैं। जब काम करते हैं तो गवर्नमेंट को मदद करते हैं, जीडीपी में अपना कंट्रीब्यूशन देते हैं। कुछ देते ही हैं, लेते कम हैं, देते ज़्यादा हैं। तो ये गैर कानूनी कहना बिल्कुल गलत है। आपने जो टैक्स पेयर की बात किया या गैर कानूनी होने के बात किया, वो तो बात कहीं हद तक आपके लॉजिक ठीक है, लेकिन जो आम तौर से ये कहा जाता है और समाज में यह हम देखने को भी आता है कि इन इलाकों में, स्लम बस्तियों में नशे का व्यापार खुलेआम चलता है और जिससे समाज में अपराध बढ़ता है। ये भी तो सच है। देखिए, बिल्कुल आप जो कह रहे हो सही है, लेकिन मेरा ये क्वेश्चन है लोकेश जी कि इस नशे को बढ़ने कौन देता है? इतनी आसानी से ये चीज़ें अवेलेबल कैसे हैं? ये भी तो एक मशीनरी है ना भाई। हमारे टैक्स से पुलिस है, प्रशासन है और इन तरह के लोगों का काम ही यही है कि इसको रोका जाए, लेकिन फिर भी ये फैल रहा है। तो इसमें फेलियर किसका है? इसको रोकने का काम भी तो पुलिस और प्रशासन का ही है। तो ये उनको सोचना चाहिए ना। ये लोग तो पीड़ित हैं हमारी वजह से या स्लम में रहने वाले लोगों की वजह से ये सब क्राइम नहीं बढ़ रहा है। इसको रोकने का काम जिनका है, उनकी फेलियर, उनकी लापरवाही से ये चीज़ें बढ़ रही हैं। शुक्रिया सर, मेहरबानी, आपने बहुत ही कीमती समय हमारे लिए निकाला और इतनी सारी इन्फॉर्मेशन हमारे दर्शकों को दिया। और ये बिल्कुल सही है। सिर्फ स्लम बस्तियों के बारे में जैसा प्रदीप जी ने कहा और हम सबको पता है समाज में गलत प्रचार है, लेकिन स्लम बस्तियों के अंदर ऐसे ऐसे लोग दिए हैं जो शायद छुपे भी हैं और कुछ उजागर भी हैं। उन उजागर लोगों का चेहरा हमारे सामने नहीं आता है। इन स्लम बस्तियों ने डॉक्टर, इंजीनियर, बुद्धिजीवी, प्रोफेसर तक दिए हैं। अगर हम फिल्मी दुनिया की बात करें तो सुपरस्टार, भोजपुरी सुपरस्टार की बात करें तो केसारी लाल यादव, वो भी इन्हीं स्लम बस्तियों से निकले हैं। हिंदी सिनेमा की बात करें तो कादर खान, जॉनी लीवर, जो एक नाम है। ऐसे ऐसे कलाकार जिनको देखकर नौजवान ऐसा बनना चाहते हैं, वो भी इन बस्तियों से निकले। देखा जाए इन स्लम बस्तियों में अधिकतम जो लोग हैं वो यूपी के हैं, बिहार के रहने वाले हैं, उड़ीसा के रहने वाले हैं, बंगाल के रहने वाले हैं। अगर यहाँ पे इन प्रांतों में इनको रोजगार मिलता, उनको वो सुविधाएं मिलती जो उनको यहाँ मिल रही हैं, रोजगार की सुविधाएं अगर वहाँ मिलती तो वो क्यों आते इन बस्तियों में रहने के लिए? तो ये सरकार की फेलियर है, ये इस व्यवस्था की फेलियर है जो लोगों को सुविधाएं नहीं देती। और जब वो लोगों को सुविधा नहीं देती है, उनको बदनाम करके अपनी नाकामयाबी छुपाने का एक जरिया भी तो हो सकता है। सोचिए इन बातों पे, गौर कीजिए और देखते रहिए विकल्प वाणी, सच्चाई की खोज।